चलो तो देखिए अनसर्टेनिटी कैलकुलेट किस तरह से की जा रही होती है ना, अगर मैं आपको एक जनरल उसमें समझाऊं अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से, कि मैं बोलता हूँ कि मैंने 5 रीडिंग्स निकाली, मेरे पास किसी भी वेरिएबल एक्स की 5 रीडिंग्स हैं, और 5 रीडिंग्स कैसे आई है मेरे पास? एक रीडिंग आई है लेट्स से 25.1, एक आई है 24.3, एक आई है 25.9, 26.2, 25.8, सही इस तरह से 5 रीडिंग्स मेरे पास आ चुकी है। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे इसमें अनसर्टेनिटी बतानी, देखो अनसर्टेनिटी बताने से पहले सबसे पहले तो अपनी वैल्यू कोट करो, भाई इसका आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि 5 रीडिंग्स है, आप 5 रीडिंग्स तो एक साथ कोट नहीं करते, अपना आंसर कोट करने के लिए इसका एवरेज कोट करोगे। सबसे पहले आपने क्या किया, इसका एवरेज निकाला। एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स क्या है भाई, कि इन सबको प्लस किया, और डिवाइड बाय इस केस में 5 कर दिया, हमारे पास यहाँ से एवरेज आ जाएगा। एवरेज निकाल देता हूँ, 25.1, 24.3, 9, 6.2 और 25.8 divided by 5, 25.46, 25.46। सही, सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 में रखे तो 25.5, सही, ये हमारे पास इसकी एवरेज वैल्यू है। अच्छा, अनसर्टेनिटी के लिए जो फंडामेंटल रूल होता है, सही, अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए जो फंडामेंटल रूल होता है वो ये होता है कि भाई मैक्स वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन 2, ये अनसर्टेनिटी का एक फंडामेंटल रूल, एक फंडामेंटल फॉर्मूला है, जो कि आप प्रैक्टिकल्स के अंदर भी कुछ जगहों पे काफी मर्तबा इस्तेमाल करेंगे कि भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपके डाटा की, आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है, सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2 कर दे, ताकि आप एक सेंटर से मैक्सिमम और मिनिमम मालूम कर सको कि आप कितना डिविएट कर रहे हो अपने आंसर के साथ, मैक्सिमम कहाँ तक जा रहे हो, मिनिमम कहाँ तक जा रहे हो, और आपको इसकी डिविएशन पता चल जाए। तो अगर हम यहाँ पे अनसर्टेनिटी निकालें तो मैक्सिमम हमारे पास इसमें आया था 26.2 और मिनिमम गया है 24.3। ये जनरल रूल्स है जो आपने अपने जहन में रखने, ये काम आता है। 0.95। अच्छा, अब जब मैं अपनी वैल्यू कोड करूँ, ये अनसर्टेनिटी आ गई, अनसर्टेनिटी को डेल्टा के साथ लिखा जाता है, ये है डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी इन एक्स, डेल्टा के साथ लिखा जाता है इतना चेंज एक्सेप्टेबल है आपके आंसर के। तो जब हम अपना आंसर मेंशन करते हैं, सही, अगर मैं अपना आंसर कोड करूं तो मैं 25.5 प्लस माइनस 0.95 नहीं लिख सकता। 25.5 प्लस माइनस 0.95 नहीं लिख सकता। की वजह क्या है? ये नहीं मेरा आंसर गलत है, मसला है यहाँ आपका डेटा 1 डेसिमल प्लेस में है, आपकी अनसर्टेनिटी 2 डेसिमल प्लेस पे है। आंसर अनसर्टेनिटी का लिखने का रूल है, कुछ 2-3 रूल हैं जिनके बारे में आपको ख्याल रखना चाहिए। इसको जो असल में लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा, 25.5 प्लस माइनस 1.0, ये आंसर है।
अनसर्टेनिटी लिखने के रूल्स क्या है, किन बातों का ख्याल रखना होता है, ये मैं पहले आपको बताता चला जाऊँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जब आप आंसर लिखेंगे तो किस चीज़ का ख्याल रखते हुए आंसर लिखेंगे। रूल्स ऑफ राइटिंग अनसर्टेनिटी में सबसे पहली बात जो ज़रूरी है वो ये है, आपकी अनसर्टेनिटी की वैल्यू आपकी मेन वैल्यू से बड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी जो x की वैल्यू निकाली है, अनसर्टेनिटी उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब ये नहीं कह सकता कि मेरा आंसर 5 आया और मुझे उसके अंदर डाउट है +-10 का, कि भाई 10 ऊपर भी जा सकते, 10 नीचे भी जा सकते। सही, इतना बड़ा डाउट, मेन वैल्यू से बड़ा डाउट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता कि आप आंसर को नेगेटिव में लेके चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, बिल्कुल सारा ठीक, आपने एक मिनिमम यानी कह लो कि मेंशन करें सबसे पहले कि अनसर्टेनिटी कैन नॉट बी larger than the main value x। सही, अनसर्टेनिटी मेन वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकती। कभी आप ये नहीं लिखिएगा कि भाई 5 + -10, गलत है। 25 + -30, गलत है। ये चीज़ सबसे पहला रूल। दूसरी बात जिसका आपने ख्याल रखना अनसर्टेनिटी लिखते हैं, यह है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का ख्याल। आपकी अनसर्टेनिटी की डेसिमल प्लेसेस आपकी मेन वैल्यू की डेसिमल प्लेसेस के या तो बराबर होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस in uncertainty should be either less than or equal to the decimal places of the main value। वे आपका आंसर था 25.5, डेसिमल प्लेस एक थी। आपकी अनसर्टेनिटी या तो एक डेसिमल प्लेस में हो सकती है, 0 डेसिमल प्लेस में हो सकती है, लेकिन 2 डेसिमल प्लेस में अनसर्टेनिटी नहीं जा सकती। और इस चीज को भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करता हूँ। नंबर्स के अंदर आप कैसे पहचानोगे कि अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 4.53, आप इसमें लिख सकते हैं +-1 2, ठीक है, करेक्ट है। 4.53 +-0.1 करेक्ट है। इससे नीचे तो खैर 0 हो जाएगा, तो वो नहीं जा रहा। हाँ, 4.53 +-0.125 गलत। अनसर्टेनिटी की डेसिमल प्लेसेस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो डाउट जो होता है ना आपका, वो उतना ही हो सकता है, उतने ही प्रिसिशन पे हो सकता है जितनी प्रिसिशन तक आप अपनी कैलकुलेशंस कर रहे थे या जितनी प्रिसिशन तक आप अपनी मेजरमेंट्स कर रहे थे। कि मिसाल के तौर पे मैंने आपको एक स्केल दिया, सही है, ये है स्केल, सही है, और लाजमी बात है स्केल में मार्किंग्स लगी हुई हैं, और एक सिलेंडर दिया गया जिसकी आपने लेंथ मेजर करनी थी। एक सिलेंडर था जिसकी आपने लेंथ मेजर करनी थी। अच्छा, मामला कुछ ऐसा हुआ कि ये जो सिलेंडर का एज है, ये एग्जैक्ट किसी मार्किंग को मैच नहीं कर रहा, बल्कि दो मार्किंग के दरमियान में आ गया। और हमें नजर ऐसा आया कि भाई अगर ये स्केल था तो वो आ रहा है 25.2 और 25.3 के दरमियान में कहीं आ रहा है।
जो सिलेंडर की बाउंड्री थी, ये मैंने बहुत इनलार्ज करके दिखाया हुआ है, इतना गैप नहीं होता 25.2 और 25.3 में, मैंने इनलार्ज करके दिखाया हुआ। ये मैं बात समझाना चाह रहा था कि भाई इन दोनों के दरमियान में ये वैल्यू, ये बार एग्जिस्ट कर रही है। अब आप क्या कर रहे होगे, अब बोलोगे यार मुझे कंफर्मेशन नहीं है। आप 25 पॉइंट जो है 25 कंसीडर कर सकते हो अगर इसकी वैल्यू को, सही है। तो प्लस माइनस 0.05 जो है एक्चुअली एक्सेप्टेबल डोमेन है। उससे कम भी कर लो, उससे ज्यादा भी कर लो, क्योंकि मेरे मुताबिक ये रीडिंग थी। या अगर आपने स्टॉप वॉच से किसी चीज का टाइम नोट किया, आपके पास कोई जनरल आंसर आया, सही 9.53, 2-3 मरतबा किया, फ्लक्चुएशंस आ रही है, तो आप क्या बोलोगे कि यार इतनी पॉइंट के अंदर इतनी वेरिएशन जो है ना एक्सेप्टेबल रखना, क्योंकि मेरे पास भी आ रही थी। लेकिन आप उससे ज्यादा प्रिसिशन पे आंसर नहीं कोट कर सकते, क्योंकि एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि चले आपका जो आंसर आया, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये आंसर है, मैंने लिखा 25.2 है, मैंने जनरल कोट किया। अब मैं ऐसे ही बोलता हूँ, इसमें प्रिसिशन आप रख लीजिए 0.15 की। मैं इससे इसके हट के, इस डायग्राम से हट के बोल रहा हूँ, इस डायग्राम को लेके नहीं किया मैंने। मैं 25.2 है प्लस माइनस 0.15, तो वो बोलेगा यार कि आप डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक मेजर कर सकते थे उस इंस्ट्रूमेंट में। तो बोलूंगा नहीं, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक तो मैं मेजर नहीं कर सकता। तो वो बोलेगा आपको कैसे पता कि आपका डाउट 0.15 का। आप 0.1 बोल देते तो समझ में आता कि हाँ आप मेजर कर सकते थे 0.1 तक, डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक आप मेजर कर सकते थे उस इंस्ट्रूमेंट से। लेकिन आप कैसे ही कह सकते हैं कि आपके पास 0.15 का डाउट है, डेसिमल के सेकंड प्लेस तक तो आपका इंस्ट्रूमेंट आपका आंसर ही नहीं बताता। तो आप उसकी अनसर्टेनिटी वहां तक आप आंसर में दे ही नहीं सकते। तो आप तो इंस्ट्रूमेंट की प्रिसिशन से आगे चले जाओगे अगर आप डेसिमल की प्लेसेस बढ़ा दो अपनी एक्चुअल वैल्यू से। जो इंस्ट्रूमेंट ही डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक आंसर दे सकता है, आपका मीटर रूल मैक्सिमम 0.1 सेंटीमीटर की प्रिसिशन दे सकता था आपको। तो भाई ज्यादा से ज्यादा डाउट जो आपको मिलेगा ना, या कम से कम डाउट जो आपको मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा तो नहीं बोलना चाहिए, उल्टा बोल दो, कम से कम डाउट जो आपको मिल सकता है वो 0.1 का मिल सकता है। भाई 0.1 ऊपर नीचे हो सकता है आपका आंसर, लेकिन अगर कोई बोले 0.05 ऊपर नीचे हो सकता है आंसर, तो वो ये है कि भाई आप डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक मेजर ही नहीं कर सकते उस चीज को। आप कैसे कह रहे हो कि 0.05 का डाउट है या 0.003 का डाउट। हाँ, ये अगर वर्नियर कैलिपर होता या स्क्रू गेज होता तो ये कहना बनता, क्योंकि वहां पे आप इस डोमेन में मेजरमेंट कर सकते हैं। वो बोल सकते हैं कि हाँ आपकी वैल्यूज डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस में आगे पीछे हुई होगी जब भी आपको लग रहा है कि इतना डाउट है। लेकिन जब आप डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर ही नहीं कर सकते, तो आप डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक उसमें डाउट नहीं बता सकते। आप डाउट उसी लेवल तक कह लो कि क्लेम करोगे जिस लेवल तक आप अपने इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट निकाल सकते हो। उससे ज्यादा छोटे लेवल पे डाउट नहीं आ सकता आपके पास, क्योंकि आपकी वैल्यूज ही नहीं आई होंगी उससे ज्यादा छोटे लेवल के। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि कभी भी अनसर्टेनिटी के डेसिमल प्लेसेस को वैल्यू के डेसिमल प्लेसेस से ज्यादा मत कर देना। और तीसरी बात ये होती है जब आप एक्सपोनेंट्स के साथ लिख रहे होते हो, अक्सर बड़ी बड़ी वैल्यूज आती हैं, 4.85 एक्सपोनेंट -9, 4.55 एक्सपोनेंट प्लस यानी +15, इस तरह की वैल्यूज आती है, सही। तो जब ऐसे एक्सपोनेंट्स का मामला आ जाए ना, तो मेन वैल्यू और अनसर्टेनिटी दोनों के एक्सपोनेंट्स बराबर होने चाहिए। मेन वैल्यू और अनसर्टेनिटी दोनों के एक्सपोनेंट्स बराबर होने चाहिए। तो एक्सपोनेंट्स इन द सेंस मतलब 10 की पावर की बात कर रहा हूँ। इफ द मेन वैल्यू is written in standard form, यानी ऐसे लिखी गई है,
then the exponent of mean value and uncertainty should be same. मतलब आप ये नहीं कर सकते 2.5 exponent 3 प्लस माइनस 0.1 एक्सपोनेंट 4, ये गलत है भाई. दिस इज एक्सट्रीमली रॉन्ग. तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है. अब इसको करेक्ट कैसे किया जाएगा भाई? एक्सपोनेंट 3 मैच करो, या तो वैल्यू को भी एक्सपोनेंट 4 में लेकर आओ या अनसर्टेनिटी को एक्सपोनेंट 3 में लेकर आओ. क्या करता हूँ भाई, इसको एक्सपोनेंट 3 में जब लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा 1.0 एक्सपोनेंट 3. हाँ, अब लिख सकता हूँ. ये सही है. इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हो. 2.5 प्लस माइनस 1.0 एक्सपोनेंट. ये चीज आपने एक्सपोनेंट कॉमन निकाल के लिख दिया, जस्टिफाइड. इन चीजों का आपने इस तरह से थोड़ा ख्याल रखना. जब भी आंसर लिखो अनसर्टेनिटी का, तो इन चीजों को देखते हुए आंसर लिखो, बगैर इसकी आंसर मत लिख देना. बाकी की जो अनसर्टेनिटी की छोटी सी और डिटेल्स है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है. जब इंशाल्लाह आप लोगों के प्रैक्टिकल की क्लास शुरू होंगी तो उस समय प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के लिहाज से आप लोगों को सिखाऊंगा कि जब आप इन हैंड एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हो, यू हैव योर इंस्ट्रूमेंट्स इन योर हैंड्स एंड यू आर टेकिंग मेजरमेंट, उस वक्त अनसर्टेनिटी कैसे लिखी जाएगी. उसके थोड़े से अलग तो नहीं बोलूंगा, और रूल्स होते हैं, लेकिन उसका थ्योरी के साथ इतना कोई लिंक नहीं होता, लिहाजा मैं उसको इस वक्त थ्योरी के अंदर जो है वो इंक्लूड नहीं कर, सेपरेट रखा हूँ कि चलो नो नीड टू इंडल्ज दैट मच ओवर हियर. तो जब जरूरत पड़ेगी उसके लिहाज से भी बताऊंगा, वरना यहाँ पे आप बोलोगे कि अभी इतनी सारी बातें बता दी और वो जहन में बसती नहीं. बस ये कुछ बातें थी जो अहम थी, इसलिए मैंने दे दिया, क्योंकि यहाँ पे आंसर जो है आपने भी निकालने हैं, लिखने हैं, पता होना चाहिए कि भाई आंसर किस तरह से सामने आ रहा है. तो अब जरा कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं. चलो कि ये फॉर्मूला फॉर अनसर्टेनिटी. इक्वेशंस के अंदर अनसर्टेनिटी के रूल क्या होता है? देखो, यूजुअली ऐसा होता है कि जब आप कोई कैलकुलेशन करते हो ना, तो उसको किसी ना किसी इक्वेशन में इस्तेमाल करते हो. मतलब आपने वॉल्यूम निकालना है किसी कोन का, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है. चलो, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच. आपने लेंथ मेजर की, यानी हाइट मेजर की आपने सिलेंडर की, और आपने रेडियस मेजर किया उसका. दोनों के अंदर कुछ ना कुछ डाउट होगा. मेजरमेंट्स में हमेशा अनसर्टेनिटी आती है, दोनों के अंदर आपके पास कुछ ना कुछ डाउट है. तो जब आप वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो डाउट उसमें भी आएगा, क्योंकि आपके दोनों डाटा में डाउट था, तो आपका जो आंसर निकलेगा वो भी डाउटफुल होगा. तो आपके पास कुछ रूल्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, जिसके थ्रू आप अपने आंसर में मौजूद डाउट निकाल सकते हो, यूजिंग द अनसर्टेनिटीज दैट इज गिवन ऑफ योर info of your data, radius or
हाइट की अनसर्टिनिटी को यूज करते हुए वॉल्यूम का डाउट के वॉल्यूम की अनसर्टिनिटी कैसे निकाली जाएगी, उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फंडामेंटल मेथड्स हैं। उन मेथड्स के ऊपर हम जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये कहेंगे भाई, इफ द वेरिएबल्स आर एडेड, if the variables are added or subtracted, तो क्या करोगे? मतलब ये है कि मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू a प्लस बी या y इक्वल्स टू a माइनस बी। वेरिएबल्स को आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? a और b की वैल्यूज मैंने कोट कर दी, 4.0 प्लस माइनस 0.2, ये मेरा a हो गया। और जो b है, लेट्स से 0.25 प्लस माइनस 0.15, ये चलो इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं हम। 5.50 प्लस माइनस 0.15, ये मेरे पास ए और बी की वैल्यूज है। अच्छा, ये मैं एक दफ़ा सेट कर रहा हूँ, ये मैं तमाम इसके अंदर ना ये वाली वैल्यूज यूज करके सॉल्व कर दूँ। अच्छा भाई, तो y की अगर वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालना कोई मसले की बात नहीं है, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके पास आंसर आ रहा है। चलो इसको छोटा कर लो अभी, वरना तुम लोग नेगेटिव की वजह से आप परेशान हो जाओगे। स्टार्टिंग के क्वेश्चन है ना, वरना फिर ये अजाब बन जाती है। इसमें ये 2.5, 1.50 मैंने लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और छोटी सी बात बताता चला जाऊँ कि जब आप दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो ना, और दोनों वैल्यूज आपके पास अलग अलग एग्जिस्ट कर रही होती है, एग्जिस्ट इन द सेंस के एक के डेसिमल प्लेस 1 है, एक का डेसिमल प्लेस 2 है, उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो, तो जनरल ये होता है कि जब आपके डाटा में मल्टीपल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस चल रही हो, सही है, तो आप कोशिश करते हो कि, या मल्टीपल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चल रहे हो, तो आप कोशिश करते हो कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर, सही, आप कोशिश करते हो कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दो, या उससे एक ज्यादा जा सकते हो, एक ज्यादा ऊपर जा सकते हो। मतलब अगर आपका एक डाटा जो है वो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में, जैसे ये वाला ए में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4 और 0, और बी के अंदर तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स है। मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के भी रूल्स जो है वो अनसर्टिनिटी बताने के बाद जरा हाईलाइट करूंगा, क्योंकि ये असल में प्रैक्टिकल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं ना, तो उसमें तो बखैर सिग्निफिकेंट फिगर्स की एक बाकायदा पूरी क्लास जाती है जब आप प्रैक्टिकल सीखते हो। तो मैं प्रैक्टिकल्स के दौरान सिग्निफिकेंट फिगर सिखाया करता हूँ। अभी ये सिलसिला है कि मैं आपको इसी के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में सिखा दिया करूँगा। तो जब आप आंसर लिखते हो और आपके डाटा में मल्टीपल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आपका तरीका ये होता है कि आप लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में अपना आंसर कोड करते हो, या उससे एक ज़्यादा जा सकते हो। और यही मामला आप डेसिमल प्लेसेस के साथ भी करते हो, सही, कि आप लोएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में आंसर कोड करते हो या उससे एक ज़्यादा जा सकते हो। तो अभी मैंने कंप्लीट जो एक ज़्यादा वाला रूल था वो मैंने यूज़ कर दिया। ये रूल्स मैं लिख दूंगा अभी, अभी तो नहीं, खैर मतलब नेक्स्ट क्लास में जब सिग्निफिकेंट फिगर्स और डेसिमल प्लेसेस की बातें बताऊंगा तब। तो भाई मेरे पास अभी आंसर आ गया, एक पे ऐड किया तो 6.5, सब्ट्रैक्ट किया तो 1.50। अनसर्टिनिटी का क्या रूल होता है? अनसर्टिनिटी का रूल ये है कि भाई अगर आपको y में अनसर्टिनिटी चाहिए थी,
तो आप ए और बी के अनसर्टेनिटीज को ऐड कर दीजिए। जितना डाउट आपका ए में एग्जिस्ट करता है, जितना डाउट आपका बी में एग्जिस्ट करता है, ऐड दम। क्योंकि जब आप अपना आंसर निकाल रहे हो ना, आप उन दोनों वेरिएबल्स को अपने पास इंक्लूड कर रहे हो, तो जो आपका आंसर आएगा वो उन दोनों का डाउट अपने साथ लेकर आएगा। आपने जो y की वैल्यू कैलकुलेट की उसमें a की अनसर्टेनिटी और b की अनसर्टेनिटी इंक्लूडेड होगी। डजंट मैटर वेदर यू आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, इफ दैट वेरिएबल इज अ पार्ट ऑफ योर इक्वेशन, so the doubt of that variable is also going to be a part of your answer. It doesn't matter whether you added or subtracted or multiplied or divided. सही है, if it's present in your answer, in your equation, तो उसकी अनसर्टेनिटी आपके आंसर का पार्ट बनेगी और आपके आंसर का डाउट बढ़ाएगी, कम नहीं कर सकती, क्योंकि उस वैल्यू का इस्तेमाल करना ही आंसर के डाउट को बढ़ा देना होता है। वही मिसाल है, दो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं ए और बी की वैल्यूज लेके। एक बोलता है सर 4.0 प्लस माइनस 0.2, एक बोलता है सर 2.50 प्लस माइनस 0.15। अब जब मैं आंसर कोट करूंगा तो मैं, अब दोनों के आंसर में अलग अलग डाउट था, मैं जो आंसर दूंगा वाई का किसी और थर्ड पर्सन को जाके, तो मेरे जहन में होगा कि यार मैं जो आंसर दे रहा हूँ उसमें इन दोनों बच्चों के आंसर्स के डाउट्स मौजूद हैं। If they were not clear, they had a doubt, they had an uncertainty in their answers, तो मेरे आंसर के अंदर भी अनसर्टेनिटी है, and it's more than the uncertainty present in their answers. क्योंकि मैंने जो अपना आंसर कोट किया, मैंने उन दोनों की वैल्यूज को अपनी इक्वेशन में इस्तेमाल किया है। इसका मतलब मैं जो अनसर्टेनिटी दे रहा हूं, मैं जो डाउट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, वो डाउट उन दोनों के डाउट्स का कंबाइंड इफेक्ट है। मेरे आंसर में जो डाउट आएगा वो उन दोनों को कंबाइन करके निकाला जाएगा, और मेरे आंसर का डाउट उन दोनों के डाउट से ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने दो डाउटफुल आंसर्स अपने साथ इंक्लूड किए। इसी तरह अगर तीन वेरिएबल्स होते हैं तो उन तीनों का सम करके मैं मेंशन कर रहा होगा। तो याद रखना, अनसर्टेनिटी इज नेवर सब्ट्रैक्टेड। अनसर्टेनिटी कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, इट इज ऑलवेज एडेड। ऐड करने के तरीके बदलते जाएंगे, आप देखोगे अभी, लेकिन इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। हमेशा सब्ट्रैक्शन होगी, ओ हमेशा एडिशन होगी। गलत निकल गया। तो uncertainty is always added, no matter if you are adding or subtract. तो अगर इस केस में मुझे uncertainty लिखनी है तो 0.2 प्लस 0.15 या आ गया 0.35। अब मैं अपना आंसर कोड कर सकता हूँ। ये है हमारा आंसर, y की वैल्यूज, द मेन वैल्यू प्लस माइनस द अनसर्टेनिटी। अगर आप 1 डेसिमल प्लेसेस पे जाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, 6.5 प्लस माइनस 0.4 या 1.5 प्लस माइनस 0.4, ये भी करेक्ट होता। लेकिन अगर कोई 1.5 प्लस माइनस 0.35 लिखता, वो गलत होता। क्यों गलत होता भाई? कि आपने आंसर में जो डिटर्मिनेशन की है वो गलत डिटर्मिनेशन की है। आपके डेसिमल प्लेसेस अनसर्टेनिटी के ज्यादा है, मेन वैल्यू के कम, ऐसा कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। यहाँ पे आप जब अपनी अनसर्टेनिटी और वैल्यू कोट कीजिएगा तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिस पर एग्जाम में मार्क डिडक्ट कर देता है। यार इसने अपनी अनसर्टेनिटी जो है अपनी मेन वैल्यू से ज्यादा डेसिमल प्लेसेस में लिख दी, तो वो अनसर्टेनिटी का मार्क नहीं देती। मेन वैल्यू तो खैर मिल जाएगा मार्क, क्योंकि वो आपने इससे पहले वाले पार्ट में निकाली भी होती है। वो ज्यादातर अनसर्टेनिटी अलग पार्ट में निकलवाता है और मेन वैल्यू अलग पार्ट में निकलवाता है। इस रूल में कोई मसला?
ठीक है भाई, नहीं है। दूसरा रूल क्या है हमारा, इफ द वेरिएबल इज अभी कॉपी करना है, चलो अभी कॉपी कर लो, तो आई कैन शेयर द पीडीएफ, वहां से देख सकते थे, लेकिन चलो टेक योर टाइम, टेक अ 2 मिनट, कॉपी कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ पीडीएफ तो शेयर होगा। चलो, if the variable is multiplied by a coefficient, अगर वेरिएबल किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया हुआ, जैसे y इक्वल्स nx लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल है, मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू 2x, सही है, और मुझे बोला गया है कि भाई वेर x इक्वल्स टू 5.0 प्लस माइनस 0.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड द अनसर्टेनिटी इन y की वैल्यू भी निकालिए और उसमें अनसर्टेनिटी भी निकालिए। तो देखो, जब आपके पास कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है किसी वेरिएबल से, तो उस वक्त जो अनसर्टेनिटी का रूल बनता है वो होता है कि आप उस कोफिशिएंट को भी x की अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इफ y इक्वल्स nx लिखा हुआ है, n कोई भी नंबर हो सकता है, अगर आपको y में अनसर्टेनिटी चाहिए, इफ यू वांट टू फाइंड द अनसर्टेनिटी इन y, सो डेल्टा y इज इक्वल्स टू n टाइम्स डेल्टा x। आप इस तरह से अनसर्टेनिटी निकाल सकते हो y। अच्छा, ये रूल जस्टिफाइड कैसे, थोड़ा सा इस पे ना मैं वर्किंग समझा देता हूँ। देखो, अगर गौर करो, y इक्वल्स टू एक्स लिखा हुआ है, इसको y इक्वल्स एक्स प्लस एक्स लिख सकते हो, जस्टिफाइड मेथड है। आपको मैंने अभी पीछे रूल बताया था कि जब वेरिएबल्स ऐड होते हैं तो उनकी अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाती हैं। डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी वाला मामला होता था ना। अब ये दोनों डेल्टा एक्स है, डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये बराबर हो गया 2 डेल्टा एक्स। वही बात आ गई कि मैं इसको लिख दूं डेल्टा वाई इक्वल्स एन डेल्टा एक्स, क्योंकि अगर ये 3x होता तो x 3 बार होता, तो ये 3 डेल्टा एक्स हो जाता। तो ये जो रूल है, ये ऊपर वाले का ही समझ लो कि एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, कि अगर एक ही वेरिएबल हो, बस n लगा हुआ हो, तो आप n से उसे मल्टीप्लाई कर दें, और ये कोई भी कोफिशिएंट हो जो उसके साथ चलेगा, कोई भी कोफिशिएंट, सब बेफिक्र रहिए। तो यहाँ पे इफ y इक्वल्स टू एक्स एंड x की वैल्यू यहाँ पे दे दी गई है, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ यहाँ पे बात सारी कि भाई y इक्वल्स 2 टाइम 5.0, ये हो जाएगा 10.0। अगर अनसर्टेनिटी चाहिए तो 2 टाइम्स ऑफ 0.2, ये हो जाएगा 0.4। मैं जब अपना आंसर कोड करूंगा, 10.0 प्लस माइनस 0.4। अगर मैंने गलती से 10 प्लस माइनस 0.4 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो अगर कोई स्टूडेंट ये लिख दे तो ये गलत हो जाएगा। ये डेसिमल के बाद का जीरो आया नहीं जाता इन केसेस में। ये भाई सर 10.0 लिखो या 10 लिखो, एक ही बात है, नंबर वाइज तो एक ही बात है, सिग्निफिकेंस वाइज एक बात नहीं है।
डेसिमल के बाद का जो जीरो लिखा होता है ना इस तरह से, अनसर्टेनिटी को उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल में बताऊंगा कि ये जीरो बता रहा होता है कि आपकी वैल्यू डेसिमल के बाद एक प्लेस तक आ सकती है। जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने मेजरमेंट की है वो डेसिमल के बाद एक प्लेस तक आंसर दे सकता है। इस वक्त वो एग्जैक्टली 10 पे था, इसलिए 10.0 लिखा गया। मतलब अगर मैं स्केल से किसी चीज की मेजरमेंट करूं, 25 सेंटीमीटर मेजर कर रहा हूँ, तो असल तरीका लिखने का उसका ये नहीं है कि भाई लेंथ 25 सेंटीमीटर है। असल तरीका लिखने का है लेंथ इक्वल्स टू 25.0 सेंटीमीटर। कि भाई डेसिमल के बाद एक प्लेस एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि अगर 25.1 होता तो लिखते ना 25.1, कि अगर 25.2 की लेंथ होती तो लिखते 25.2 सेंटीमीटर। तो जब एग्जैक्ट 25 है तो फिर 25 क्यों लिख रहे हो, खाली 25.0 लिखो। ये बताओगे, स्पेसिफाई करोगे भाई डेसिमल के बाद एक प्लेस तक आंसर होता है इसका। इस वक्त वो एग्जैक्ट 25 है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ 25.0। ये रूल्स है ताकि आपका जो एग्जामिनर आंसर पढ़े तो वो आंसर देख के समझ जाए कि अच्छा ये आंसर की जो वैल्यू उसने मेजर करके लिखी है अगर कहीं से, तो वो डेसिमल के बाद इतने प्लेसेस तक हो सकती थी, लेकिन इसकी एग्जैक्ट ये आ रही है इसलिए इसने आंसर लिया। इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मैं आपसे एक छोटा सा एक सवाल बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई एक सर्कल, अच्छा बड़ा सर्कल, हमारे पास एक सर्कल है जिसका हमें रेडियस गिवन है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, लेट्स से छोटा सा मार्बल है, इसका साइज निकालिए भाई 2.53 सेंटीमीटर, बल्कि अनसर्टेनिटी के साथ लिख देते हैं 2.53 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। ये मैंने यहाँ पे इसका रेडियस मालूम कर दिया। और उन्होंने बोला है फाइंड द सर्कमफेरेंस of the circle along with the uncertainty। सर्कमफेरेंस निकालिए अब सर्कल का, साथ साथ उसकी अनसर्टेनिटी भी लिखिएगा। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का आपका फॉर्मूला तो पता है बेटा, 2πr। ठीक है, ये आपके पास छोटा सा फॉर्मूला है सर्कमफेरेंस निकालने का। तो आप सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल भी निकालेंगे और इसकी अनसर्टेनिटी भी निकालेंगे। मैं काम करता हूँ, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, चाहिए रूल आपके सामने मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप उसको यूज कर सकें आंसर निकाल के। आप मेरे साथ उसका जो सोल्यूशन है वो एज अ पीडीएफ चाहो तो पीडीएफ शेयर कर सकते हो, यहीं पे मैसेज करना चाहो तो यहीं से मैसेज कर सकते हो। ट्राई करो उसको और मुझे बताओ।
अच्छा सही है, आप लोग पाई की फॉर्म में आंसर दे रहे हो, ठीक है ठीक है, ये भी पॉसिबल है, यू कैन गिव आंसर्स इन फॉर्म ऑफ पाई। यू कैन जस्ट कीप पाई इन दिस एग्जैक्ट फॉर्म, ठीक है। अच्छा मैं, हाँ अब सही है, करेक्ट कर लो, सो हाँ मैं वही देख रहा था, गड़बड़ हुई है, ठीक है। ठीक है भाई, आंसर्स तो आ रहे हैं खैर। ठीक है, काफी लोगों के आंसर्स तो खैर मेरे पास आ गए। तो यहाँ पे आप सर्कमफेरेंस की वैल्यू बआसानी निकाल सकते हो, 2 पाई आर आप यूज करें। सही। अच्छा इसमें आप पाई की फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं और पाई रिमूव करके भी दे सकते हैं, लेकिन फिर ये जरूर करिएगा कि या तो दोनों वैल्यूज के साथ पाई लगा के रखिएगा, यानी मेन वैल्यू और अनसर्टेनिटी दोनों के साथ, या फिर ये है कि किसी एक के साथ ये मत कीजिएगा कि भाई एक के साथ पाई लगा हुआ है और एक के साथ नहीं लगा हुआ ना। जैसे ये है 5.06 पाई, और अगर आप पाई नहीं लिखते इसको, 15.89 सेंटीमीटर, और अगर मुझे अनसर्टेनिटी चाहिए सी में, तो मुझे पता है वो हो जाएगा 2 पाई इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर है 0.02, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.04 पाई, या अगर मैं इसको पाई रिमूव करता हूँ 0.12, 125 है तो उसको मैं 0.13 लिख दूंगा, ठीक है। तो मैं आंसर जब कोट करूंगा तो या तो मैं ऐसे लिखूंगा भाई 5.06 पाई प्लस माइनस 0.04 पाई, ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूँ 15.89 प्लस माइनस 0.13, ये दोनों एक्सेप्टेबल है आपके पास। इसमें कोई मसला, किसी को कोई परेशानी तो वो पूछ सकता है। हेरा बेटा, आप अगर इसको लिख रहे हो ना तो 5.06 प्लस माइनस 0.04, तो फिर ये करना कि उसके साथ पाए जरूर लिखते रहना, क्या पाए नहीं लिखोगे तो फिर मसला बन जाएगा ना, ये चीज। इस तरह से आपके पास यहाँ पे इसके आंसर्स भी आ सकते हैं, इट्स क्वाइट सिंपल स्टफ, अभी फिर आपका मसले की बात नहीं है। अच्छा, डिफ्रेंसिएशन किस किस को आती है? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने एडमेस पढ़ी हुई और उनको डिफ्रेंसिएशन आती है, सही है। जिन्होंने एडमेस नहीं पढ़ी हुई और डिफ्रेंसिएशन नहीं आती उनको, तो उनके लिए ये नहीं है, ये बात, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये बस एक चीज़ थोड़ी सी मैं बताना चाह रहा हूँ। सर्कमफेरेंस था 2 पाई आर, मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ इसको विद रिस्पेक्ट टू आर, ये क्या हो जाएगा 2 पाई, सो डी सी हो गया 2 पाई डी आर,
इस DC को आप डेल्टा C लिखते हो फिजिक्स के अंदर, क्योंकि फिजिक्स में डिफरेंशिएशन अभी इंक्लूडेड नहीं होते हैं, तो हम डेल्टा से रिप्लेस करते हैं। तो डेल्टा C इक्वल्स टू पाई डेल्टा R। ये प्रूव होता है, जो n वाला कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ से प्रूव होता है कि आपका जो फॉर्मूला है अनसर्टेनिटी इन C इक्वल्स टू पाई अनसर्टेनिटी ऑफ R, इस तरह से आता है। तो ये मैंने सिर्फ एक छोटा सा समझाने के लिए सॉल्व कर दिया था, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए जिनको डिफ्रेंसिएशन करनी आती है। जो एडमेस के स्टूडेंट्स नहीं है, ये इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान ना धरे भाई, ये आपके काम में अभी नहीं आएगा। जब आप मैथ्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था। ठीक है जनाब, चलो आज का लेसन हम यही एंड करते हैं इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीक मंडे वाले दिन मेरा ख्याल से शायद आपकी क्लासेस शुरू होंगी, या ट्यूसडे वाले दिन से शुरू होंगी। तो फिर ये है कि हम आगे इसकी जो बाकी रूल्स हैं उसके ऊपर वर्किंग करेंगे, और उसके बाद फिर आप लोगों के पासवर्ड्स की तरफ हम चले जाएंगे। बुक्स वगैरह भी आप लोगों के पासवर्ड्स बनने को मैंने दे तो दी है। अब ये सिलसिला है कि देखो कॉलेज वालों की तरफ से मेरा ख्याल से मैसेज या कॉल आ जाएगी आप लोगों के पास कि पासवर्ड्स आप लोगों के आ चुके हैं, आप वहाँ से जाके कलेक्ट कर लीजिएगा। प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक ही आएगी, अभी तो खैर पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है ना भाई, चलो टेक केयर, ख्याल रखिएगा आप लोग अपना।